हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं। पैरामीशियम के अंदर जो होता है किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? तो पैरामीशियम के अंदर जो होता है प्राणिशम पोषण पाई जाती है। कौन सी पोषण पाई जाती है? प्राणिशम पोषण पाई जाती है। फिर हम 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? तो इसमें कौन सी ऐसी कोशिका होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है? तो कौन कोशिका होती है? द्वितीय कोशिका जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 79 नंबर कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के जो मुख गुहा होती हैं उनमें जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो 3 जोड़े होती है। कितने होती हैं? लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 जोड़े होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी रचना के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा जो होता है भोजन अमीबा ग्रहण करता है? तो मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि अमीबा जो होता है कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? जो पेप्टोन होता है पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? तो पेप्टाइड्स एमिनो अम्ल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? एमिनो अम्ल। किस में? एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका का कौन ऐसा भाग होता है जिसमें उसके सारे गुण जो होते हैं उपस्थित होते हैं? तो कौन होता है? जीव द्रव। कौन होता है? जीव द्रव जो होता है उसमें कोशिका के जो सभी गुण होते हैं सजीव वाले वो सभी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो कौन ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा जो होता है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो हमारा निगल द्वार एक ऐसा छिद्र होता है जिसके कारण जो होता है ग्रसनी और ग्रास नली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 84 नंबर। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा जो है उसका मुख्य भोजन क्या है? अमीबा क्या क्या खाता है? अमीबा तो जो है अमीबा शैवाल भी खाता है। अमीबा जो होता है डायटम बहुकोशिकीय जीवों को भी खाता है। अमीबा जो होता है बैक्टीरिया को भी खाने का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अमीबा जो है अमीबा के ये सभी भोजन है। ठीक है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है हमारी छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि और जनन के लिए करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उस विधि को क्या कहा जाता है? जिसमें जो भी जीव होते हैं वो अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं। तो वह जो विधि होता है वो पोषण विधि होता है। कौन सा विधि होता है? पोषण विधि होता है। फिर हम नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे के अंदर पत्तियों के अंदर जो होता है गैसों का आवागमन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पौधे के अंदर जो होते हैं पौधे के पत्तियों में स्टोमाटा मौजूद होते हैं, रंध्र मौजूद होते हैं जिनके द्वारा जो होता है पौधे में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आवागमन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है?
रक्त में क्या कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है? तो रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का जो रंग होता है वो लाल दिखता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्जिन्स हैं। ऑक्जिन क्या है? तो ऑक्जिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कोई दिक्कत दोस्तों? ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त को थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के जो होता है वो हेल्पफुल होता है, वो मदद करता है, ठीक है। फिर 91 की बात करते हैं। 91 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की बात करते हैं। 92 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है? तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में उपस्थित होता है। यह इसका मुख्य कार्य जो होता है क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 क्वेश्चन बोला कि गोबर छत्ता में पोषण होता है। गोबर छत्ता के अंदर जो पोषण होता है वो किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता के अंदर का जो पोषण होता है वो मृत जीवी पोषण होता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 94 की बात करते हैं। 94 बोला क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तियों के अंदर, ठीक है। फिर 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोला कि मनुष्य में भोजन पाचन क्रिया शुरू होती है। मनुष्य के अंदर जो होता है भोजन की पाचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो भोजन की पाचन की क्रिया जो होती है मनुष्य के मुंह से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 96 की बात करते हैं। 96 बोला अमीबा और पैरामीशियम जीव हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो हैं वो किस प्रकार के जीव हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम जो हैं प्राणी संपोषी जीव हैं। किस प्रकार के जीव हैं? प्राणी संपोषी जीव हैं। इनके अंदर का जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 97 की बात करते हैं। किसकी अनुपस्थिति के कारण सभी जीव जो होते हैं वो परपोषी होते हैं? कौन क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होता है जिसके कारण जो भी जीव होते हैं वो परपोषी हो जाते हैं? तो क्लोरोफिल नहीं होने के कारण जो होता है सभी जीव परपोषी बन जाते हैं। फिर 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्लोरोफिल को बोला जाता है। क्लोरोफिल की जो होती है प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका होती है, ठीक है। फिर 99 की बात करें। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन कोशिकीय ईंधन है? तो इसमें कौन सा कोशिकीय ईंधन है? तो कोशिकीय ईंधन इसमें कौन है? ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 100 नंबर क्वेश्चन बोला कि श्वसन के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? श्वसन के प्रकार होते हैं। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये पहला जो होता है वायवीय श्वसन होता है और दूसरा क्या होता है? पहला इसमें का वायवीय श्वसन और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन। क्या होता है? दूसरा अवायवीय, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 101 का। तो हमारा नेक्स्ट जो 1 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया घटित होती है। तो किण्वन की क्रिया कहाँ घटित होती है? तो किण्वन की क्रिया जो होती है वो ईस्ट में घटित होती है। कहाँ होती है? ईस्ट में घटित होती है। फिर हम नेक्स्ट 102 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का जो उपयोग किया जाता है ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? पौधे में जो कि कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसके कारण जो होता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन किसी भी कोशिकाओं में पौधे के कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो जो होता है विसरण प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो होता है वातावरण से गैस जो होता है वो पौधे के कोशिकाओं तक
पहुंचता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है। 104 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? तो मनुष्य के ट्रैकिया में जो होते हैं वो एक अपूर्ण वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपूर्ण वलय पाया जाता है। उपास्थि से बना हुआ एक अपूर्ण वलय होता है। क्या होता है? उपास्थि से बना हुआ अपूर्ण वलय। ठीक है, फिर नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन बोला है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्या चीज़ होता है? विघटन होता है। श्वसन की क्रिया के दौरान जो होता है, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्ट होते हैं। तो उस समय जो होता है वे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। कोई दिक्कत? फिर 106 नंबर क्वेश्चन है। 106 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन की जो घटना होती है वो कोशिका के किस भाग में होती है? तो कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। क्या कहाँ होती है? कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। कोई दिक्कत? फिर हम 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? जंतुओं में कौन से यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में होता है। किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा जो निकली हुई वायु होती है उसमें क्या उपस्थित होती है? तो उसमें जो होती है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उपस्थित होती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन बोला श्वसन एक क्रिया है। क्या है? श्वसन एक क्रिया है। तो श्वसन एक किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है। क्या है? अपचयी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। फिर 110 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 110 नंबर क्वेश्चन बोला श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है। श्वसन जो प्रक्रम होता है उसमें ग्लूकोज का क्या होता है? उसमें ग्लूकोज का जो होता है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। फिर हम नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन बोला कि श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है? तो श्वसन की जो होती है वो 2 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में कहा कि अमीबा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा होता है? अमीबा के अंदर जो श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा। तो सेम एज विसरण किस में होता है? अमीबा में भी होता है और हमारे पेड़ पौधे में भी विसरण की क्रिया के द्वारा जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। बाहरी वातावरण से जो होते हैं गैस सर पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? 113 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन बोला कि पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पैरामीशियम के अंदर भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन बोला एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान किधर से होता है? तो श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कोशिका झिल्ली से होता है। कहाँ से होता है? कोशिका झिल्ली से होता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन बोला मनुष्य के फेफड़े में वायु कोश की संख्या होती है। तो मनुष्य के फेफड़े में कितने वायु कोश पाए जाते हैं? लगभग उनकी संख्या 7 × 10⁸ के बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किस प्रकार की श्वसन क्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार की श्वसन क्रिया जो होती है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये हमारा जो होता है वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। फिर हम 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला कि वायवीय श्वसन कहाँ घटित होती है? वायवीय श्वसन जो होती है वो किधर घटित होती है? तो वायवीय श्वसन हमारा कहाँ घटित होता है? वायवीय श्वसन जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई दिक्कत?
फिर हम नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि लैरिंग्स जुड़ा होता है। लैरिंग्स कहाँ जुड़ा होता है? तो लैरिंग्स जो होता है वो ट्रैकिया से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? ट्रैकिया से जुड़ा रहता है। लैरिंग्स को दूसरे नाम से क्या, किस नाम से जाना जाता है? लैरिंग्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है? स्वर यंत्र। क्या है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के नाम से लैरिंग्स को जाना जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 119 नंबर जो क्वेश्चन है, मछली में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? मछलियों के अंदर जो होता है श्वसन की क्रिया, उसमें भी किस विधि का, किस क्रिया का उपयोग होता है? तो वहाँ भी विसरण क्रिया का उपयोग होता है मछलियों में भी गैसों के आदान प्रदान के लिए। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन बोला मनुष्य में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो मनुष्य के अंदर जो होता है श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? नासिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नासिका के द्वारा, मतलब नाक के द्वारा। ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 121 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो श्वसन की ऑक्सीकरण क्रिया होती है वो कहाँ को संपन्न होती है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वायवीय श्वसन कहाँ घटित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 122 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय जो भी कोशिकाएं होती है, शैवाल होते हैं, उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? उसमें जल का परिवहन जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन बोला कि पानी एवं घोलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घोलित खनिज लवण जो होते हैं उनका जो स्थानांतरण होता है वो पौधे में किन के द्वारा होता है? तो पौधे में इनका स्थानांतरण जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है पौधे के जड़ से जल एवं खनिज लवण को ला करके पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 124 नंबर हमारा क्वेश्चन है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है फ्लोएम में वो किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम में दोनों तरफ होता है। फ्लोएम में क्या होता है? दोनों तरफ से होता है, और जाइलम में सिर्फ एक तरफ से होता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्लोएम का मुख्य कार्य जो होता है पौधे के जड़ से जल एवं खनिज लवण को ग्रहण कर पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद जब वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित हो जाए तो उसके बाद वहां से फोटोसिंथेसिस की क्रिया में उत्पन्न हुए ग्लूकोज को ले जा करके पौधे के हर एक भाग तक वितरित करना, और वितरित करने के बाद जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसे जो ले जाकर कहाँ संचित कर देना है? पुनः पत्तियों में संचित कर देना है। ठीक है। फिर हम 125 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 125 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि जल एवं घोलित खनिज लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो कौन से ऊतक के द्वारा जो होता है जल एवं खनिज लवण पहुंचता है? तो मैंने अभी ही बताया किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम के द्वारा जो होता है वो जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 126 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो क्या कहलाती है? धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियाँ कहलाती है। फिर 127 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेश्मों में जो शिथिलन होता है, मतलब सिकुड़ापन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डायोस्टोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायोस्टोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन बोला मृदा से जल का अवशोषण होता है। तो मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मृदा से जल का अवशोषण पौधे के मूल रोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पौधे के मूल रोम द्वारा होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 129 नंबर की बात करते हैं। पौधे में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है?
तो पौधे में लगातार जो अवशोषण होता है वो वातपोत्सर्जन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वातपोत्सर्जन पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 130 नंबर। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? तरल ऊतक है। फिर 131 की बात करें तो 131 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्तचाप मापी जाती है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये जो है हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर और एस्थेटोस्कोप। स्फिग्नोमैनोमीटर और एस्थेटोस्कोप, इन दोनों डिवाइसों के द्वारा, इन दोनों यंत्रों के द्वारा जो होता है रक्तचाप को मापी जाती है। ठीक है। और भूकंप किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप जो होता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। भूकंप जो होता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो है 132 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन बोला कि जाइलम द्वारा खनिज, लवण एवं जल का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? पौधे में जो होता है वो किस दिशा में होता है? तो केवल ये किधर से किधर होता है? ये केवल ऊपर की ओर होता है। ये किधर की ओर होता है? ये केवल जो होता है ऊपर की ओर, मतलब पौधे के जड़ से पौधे की पत्तियों तक पहुंचाता है। इसका जो होता है दूसरा कार्य नहीं होता। ये जो भोजन बनते हैं, ग्लूकोज जो बनते हैं, उनका वितरण इसका कार्य नहीं होता। ये किसका कार्य होता है? फ्लोएम का कार्य होता है। 133 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि हृदय में वेश्मों का संकोचन कहलाता है। हृदय के अंदर जो होता है वेश्मों का जो संकोचन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? हृदय की जो धड़कन होती है उसको मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसको मापने के लिए हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा ही हृदय की धड़कन को मापा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 135 नंबर क्वेश्चन बोला फ्लोएम की कोशिकाएं होती है। जो फ्लोएम कोशिका होती है वो किस प्रकार की होती है? तो फ्लोएम कोशिका एक जीवित कोशिका होती है। किस प्रकार की कोशिका होती है? एक जीवित कोशिका होती है। फिर 136 नंबर की बात करें तो 136 नंबर जो कोशिका है क्वेश्चन है जाइलम की कोशिकाएं होती है। तो जो जाइलम की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। किस प्रकार की होती है? मृत होती है। कोई दिक्कत? 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 137 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला प्लाज्मा का शेष भाग कहलाता है। प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। फिर नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 138 नंबर क्वेश्चन बोला प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है। प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है कितना परसेंट? तो प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो जल कितना परसेंट उपस्थित होता है? 90% के आसपास जो होता है वो जल उपस्थित रहता है। ठीक है। फिर 139 नंबर की बात करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 7% के आसपास तक जो होती है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट हम 141 की तरफ बढ़ते हैं। 141 जो क्वेश्चन कहा कि हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? हमारे फेफड़े के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो लगभग 300 मिलियन जो होती है हमारे फेफड़े में कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। फिर 142 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन बोला कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों के अंदर किस प्रकार कौन सा श्वसन पिगमेंट पाया जाता है? तो मनुष्यों के अंदर पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन जो है श्वसन पिगमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत?
दोस्तों अभी तक ये पार्ट जो होता है पार्ट 2 जो हमारा वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में भी पढ़ा और पार्ट 2 में भी पढ़ा। ठीक है, तो यहीं पे बायोलॉजी का क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।